बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं और बोहर एटॉमिक मॉडल को यूज़ करते हुए रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिट्स कैलकुलेट करने की इक्वेशन भी ड्राइव कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बोहर्स एटॉमिक मॉडल में क्या क्या डिफेक्ट थे, क्या क्या खामियां थी, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो बोहर्स थ्योरी इसमें जो सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि बोहर्स थ्योरी जो है इट कैन सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपने पिछले लेक्चर में देखा कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है वो बोहर्स थ्योरी ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। बोहर्स थ्योरी के मुताबिक आपने देखा कि लाइमन सीरीज कब बनती है कि जब इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट से तीसरे से चौथे से पांचवें से छठे एंड सो ऑन से पहले ऑर्बिट पे आता है। ठीक है, अब इस ये पहले ऑर्बिट का नंबर 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, इनको हम क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह बामर सीरीज कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन तमाम हायर ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आता है। ठीक है, इसी तरह से बाकी सीरीज बनती हैं। तो हाइड्रोजन का जो ये स्पेक्ट्रम है इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है बाय यूजिंग बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसी तरह से जो आइंस हैं लाइक हीलियम+1, लिथियम+2, बेरिलियम+3, ये भी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हाइड्रोजन के एटम में क्या ख़ास बात है? हाइड्रोजन के एटम में ख़ास बात ये है कि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन का मॉडल है और ये हाइड्रोजन में आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो आराम से एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे जाते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी ऐसे एटम के जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल की मदद से इनको एक्सप्लेन किया नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप हीलियम में देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो हीलियम एटम का जो स्पेक्ट्रम है उसको बोहर एटॉमिक मॉडल को इस्तेमाल करके एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता अगर हम हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, ये हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो हीलियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो हीलियम पे क्या चार्ज आ जाएगा? +1, और पीछे हीलियम का एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया। अब ये सिस्टम जो है ये भी यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया, यानी हीलियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हीलियम+1 आयन आता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो अब हीलियम+1 आयन जो है इसका स्पेक्ट्रम भी बोहर्स थ्योरी की मदद से इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। यानी जितने यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैं, एक इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम, उसको तो बोहर्स थ्योरी एक्सप्लेन करती है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को बोहर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। इसी तरह इसी बेस पे इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए आप देखें कि जैसे अगर हम लिथियम को देखें तो लिथियम के एटम में क्या है? लिथियम का इस तरह से एटम होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। ठीक है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लिथियम के पहले शेल में होते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन लिथियम के दूसरे शेल में होता है। अब इसमें जो है आप देख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है ये लिथियम, तो इसको बोहर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। लेकिन इन 3 इलेक्ट्रॉन्स में से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, ये देखिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अब पीछे एक, जब हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो लिथियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकलने से लिथियम पे आ जाएगा चार्ज +2। ठीक है, अब ये लिथियम का +2 आयन है और इसमें अब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी है, यानी अब ये भी यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन चुका है। तो इस सिस्टम को भी हम बोहर्स थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि बोहर्स थ्योरी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को एक्सप्लेन करती है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम या पॉली मल्टी इलेक्ट्रॉन यानी ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एटम जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी कहते हैं और उसको हम पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी कहते हैं। तो मल्टी या पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम बोहर्स थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये था पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो इसका है वो ये है कि जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं हाई पावर की के स्पेक्ट्रोमीटर से, हाई पावर यानी ज़्यादा पावर का स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर हम ऐसे आले को कहते हैं जिसकी मदद से हम स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं। तो हम ज़्यादा पावर के स्पेक्ट्रोमीटर से जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि बज़ाहिर जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें एक लाइन नज़र आ रही है,
वो असल में एक लाइन नहीं है, बल्कि वो कई छोटी छोटी लाइनों से मिलके बनी है, जो इतनी करीब हैं कि आम स्पेक्ट्रोमीटर से वो एक ही लाइन नज़र आती है। जैसे कि इसकी मिसाल आप देखें कि जो हाइड्रोजन अल्फ़ा लाइन है बामर सीरीज़ की, इस डायग्राम में आपने देखा था कि जो ये बामर सीरीज़ है, ठीक है, और ये बामर सीरीज़ की पहली लाइन है, ये वाली, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन अल्फ़ा लाइन। ठीक है, बामर सीरीज़ की पहली लाइन को हम कहते हैं हाइड्रोजन अल्फ़ा लाइन, बामर सीरीज़ की दूसरी लाइन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बीटा लाइन एंड सो ऑन। तो जो हाइड्रोजन अल्फ़ा लाइन है, बज़ाहिर अगर हम आम स्पेक्ट्रोमीटर से देखें तो ये एक ही लाइन हमें नज़र आती है, लेकिन जब हम ज़्यादा पावर के स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो असल में ये लाइन 5 लाइनों पर मुश्तमिल होती है। यानी यहाँ पे बहुत बारीक और करीब करीब लगी हुई 5 लाइनें होती हैं, जो आम स्पेक्ट्रोमीटर से एक ही लाइन नज़र आ रही होती है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि सिर्फ ये जो आपको पता है कि ये जो हाइड्रोजन अल्फ़ा लाइन है ये कब बनी है, जब इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल से दूसरे में आया है, तीसरे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आया है, तब हाइड्रोजन अल्फ़ा लाइन बनी है। लेकिन जब हाइड्रोजन अल्फ़ा लाइन को हम देखते हैं कि इसमें छोटी छोटी 5 लाइनें और भी हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि तीसरा शेल जो है उसमें मज़ीद सब शेल्स यानी एनर्जी के मज़ीद सब लेवल्स भी हैं। और आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि उन सब शेल्स को हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, लेकिन बोहर्स ने इन ऑर्बिटल को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये जो हम कहते हैं कि हर स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो मज़ीद छोटे छोटे लाइंस पर मुश्तमिल होती है, इसको हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी आपके पास ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आ जाता है कि व्हाट इज़ फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फाइन स्ट्रक्चर जो है ये क्या होता है, फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर भी हम इसको कहते हैं। फाइन स्ट्रक्चर ये होता है कि जब हम ज़्यादा हाई पावर की के स्पेक्ट्रोमीटर से स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो हर लाइन जो कि बज़ाहिर एक लाइन लग रही होती है, वो नज़र आता है हमें कि वो कई छोटी छोटी बारीक बारीक और पास पास लगी हुई लाइनों से मिलके बनी है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब ये जो लाइंस हैं बोहर्स ने इनको और फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं किया। ये बोहर्स थ्योरी का जो है वो दूसरा डिफेक्ट है। इसके बाद बोहर्स थ्योरी का तीसरा डिफेक्ट है। तीसरा डिफेक्ट ये है कि बोहर्स ने सर्कुलर ऑर्बिट्स जो हैं वो सजेस्ट किए थे। यानी बोहर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जिन ऑर्बिट्स में घूमते हैं वो ऑर्बिट्स जो हैं वो सर्कुलर हैं यानी दायरे जैसे हैं। लेकिन बाद में रिसर्चर्स ने ये बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही प्लेन में मूव नहीं कर रहे होते, ऐसे सर्कल की तरह मूव नहीं कर रहे होते, बल्कि वो 3D प्लेन में एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो मूव करते हैं। और उनके जो ऑर्बिट हैं वो एलिप्टिकल यानी बेजवी शेप के होते हैं। और एटम का जो मॉडल है वो यूं सर्कल की तरह नहीं है, फ्लैट नहीं है, बल्कि ये स्फेरिकल है। स्फेरिकल अगर इलेक्ट्रॉन इसी तरह रिवॉल्व करते रहते तो ये तो एक फ्लैट 2D स्ट्रक्चर बनता, लेकिन इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में होता है अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस। यानी एटम का मॉडल जो है वो सर्कल जैसा नहीं होता, बल्कि वो स्फेयर जैसा होता है। ये था बोहर्स थ्योरी का दूसरा डिफेक्ट, तीसरा डिफेक्ट। और उसके बाद जो लास्ट इफेक्ट है बोहर्स थ्योरी का वो ये है कि जब हम एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन जो है, एक्साइटेड एटम हम किसको कहते हैं कि जब हम हाइड्रोजन के एटम को फ्लेम में लेके जाते हैं या उसमें से करंट गुजारते हैं, ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम में देखें, जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इन तमाम हायर लेवल्स में से किसी भी लेवल पे चले जाएं, अपने नीचे वाले लेवल पे ना रहें बल्कि हायर एनर्जी लेवल पे हों, तो ऐसे एटम को हम कहते हैं एक्साइटेड एटम। ठीक है, एक्साइटेड यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हायर एनर्जी लेवल्स पे होते हैं, अपने ओरिजिनल लेवल पे नहीं होते, हाई एनर्जी वाले लेवल पे होते हैं। और हाई एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लेम से या करंट से एनर्जी लेते हैं और हायर एनर्जी पे चले जाते हैं। तो जब हमने हाइड्रोजन के ये जो एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको एक्साइटेड हाइड्रोजन वो एटम वो होता है कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम देता है। ठीक है, जब ऐसे एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी वो मज़ीद बारीक लाइनों में तकसीम हो गई, स्प्लिट हो गई। ठीक है, यानी स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी वो छोटी छोटी लाइनों में तकसीम हो गई। किस वजह से हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से।
इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं और छोटी छोटी लाइनों में चेंज हो जाती हैं, बारीक लाइनों में, तो इसको हम कहते हैं जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट, ठीक है। यानी जीमन इफेक्ट क्या है कि व्हेन एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट्स स्पेक्ट्रल लाइंस आर फर्दर स्प्लिट अप, ठीक है। जब एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो मजीद तकसीम हो जाती हैं, बारीक बारीक लाइनों में तकसीम हो जाती हैं। इस स्प्लिटिंग को हम कहते हैं जीमन इफेक्ट। और ऐसा क्यों होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में एटम को लेके जाने से उसकी स्पेक्ट्रल लाइन क्यों छोटी छोटी लाइनों में चेंज हो जाती हैं, तो ये जो है वो बोहर्स इसको एक्सप्लेन नहीं करता। यानी ये देखा गया कि अगर जो सोर्स है कि जिससे हम सोडियम का स्पेक्ट्रम ले रहे हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो सोडियम की जो स्प्लिटिंग है वो 2 लाइंस में हो जाती है, ठीक है। जो सोडियम की 2 लाइनें हैं, मैंने आपको पीछे एक लेक्चर में सोडियम का स्पेक्ट्रम भी दिखाया था, तो सोडियम की जो लाइंस हैं वो कंपोनेंट लाइंस में चेंज हो जाती हैं। इसी तरह जब एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन जो है, यानी हाइड्रोजन का एटम है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब भी सिमिलर स्प्लिटिंग होती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखने से भी स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो छोटी छोटी लाइनों में तकसीम होती हैं, स्प्लिट होती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से भी ऐसा ही होता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड में एटम को लेके जाने से स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होती हैं उसको हम कहते हैं जीमन इफेक्ट, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एटम को लेके जाने से स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट अप होती हैं इसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। अब ये ऐसा क्यों होता है, बोहर्स थ्योरी इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं करती, ना जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है ना ही स्टार्क इफेक्ट को। अब इसमें इन डिफेक्ट्स में जो है वो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट जो है ये क्या है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 1915 में सोमरफेल्ड एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये सजेस्ट किया कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं मूव करते बल्कि एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल यानी बेसवी शेप, इस तरह के अंडे जैसी शेप के ऑर्बिट में मूव करते हैं और ये ऑर्बिट अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं इस तरह से, ऐसे एटम के गिर्द 3 डायमेंशनल मैनर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है इलिप्टिकल शेप में और मूव करते हुए अपना ये पाथ जो है वो चेंज करता जाता है। सोमरफेल्ड ने जो है ये प्रपोज किया था। तो ये थे डिफेक्ट ऑफ बोहर्स थ्योरी। बाकी जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।